Good morning, students. Here we are going to discuss the history chapter of class 8th, chapter number 4th, tribal discourse and the vision of a golden age. This is PPT and video by Rachna, TCTS Social Science, Kendra Vidyalaya, RBNM Salbani, West Midnapur, West Bengal. So students, here are some points which will be discussed in this chapter. The main thing is about Birsa Munda, who was the Birsa Munda and who were outsiders, how did they enslave the people of this area, and this all will be discussed here. So first and main thing is how द ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड, यानी कि उस टाइम पे ट्राइबल ग्रुप्स किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो काम करते थे. सो ट्राइबल ग्रुप्स को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. झूम कल्टिवेटर्स, हंटर एंड गैदरर्स, एनिमल हर्डर्स. यानी कि झूम कल्टिवेटर्स होते हैं जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं. शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपने ज्योग्राफी में 7th क्लास में पढ़ा है, जिसमें कि हम कुछ टाइम के लिए एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. उसके बाद हंटर गैदरर्स होते हैं जो हंटिंग पे बेस्ड होते हैं और जो फ्रूट्स रूट्स वगैरह होती है उन्हीं पे जो है बेस्ड होते हैं अपने फूड के लिए प्रॉपरली. और एनिमल हर्डर्स होते हैं जो एनिमल्स पे बेस्ड है, यानी कि टाइम टू टाइम वो अपना चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न. फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में वो डाउन एरियाज़ में आ जाते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में आ जाते हैं, हरियाणा पंजाब और इस साइड आ जाते हैं. और जब विंटर सीजन जब समर सीजन स्टार्ट होते हैं तो वो वापस से कहाँ चले जाते हैं, हिली एरियाज़ में, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इन एरियाज़ में हो जाते हैं. तो इस तरीके के जो ग्रुप्स थे. और अब देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव, किस तरीके से रहते थे. द टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज़ यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज़. झूम कल्टिवेशन जो होता था हिली एरियाज़ में जनरली होता था और फॉरेस्टेड एरिया में होता था, क्योंकि झूम कल्टिवेशन में जो है हमें पता है जो हमारा लैंड है उसको अनकवर किया जाता है, वहाँ से जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं उनको कट करके वहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है. हंटर गैदरर्स क्या थे, डिग बिग पिग एट्सेट्रा एंड गैदर फॉर देयर सर्वाइवल. वो हंट करते थे, वही चीज़ें इस पर यहाँ डिस्क्राइब की गई है इस स्लाइड में मैंने. सो ये झूम कल्टिवेशन है, ठीक है. और कौन कौन से एरियाज़ में ये होती थी, मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि कौन से एरियाज़ में होती थी. ये होती थी हमारी सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है. सेंट्रल इंडिया जो हमारा, जैसे कि इसमें अगर देखें तो सेंटर का इंडिया जो है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये हो गया जिसमें हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स होती है, वो सारी चीज़ें. अब उसके बाद जो है ये है ब्रिटिश विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स जो है जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो क्या थी, दे वांटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स, कि वो एक जगह पे ही सेटल करें. और अगर एक जगह पे सेटल करेंगे तो क्या होगा, उनको वहाँ से लैंड का जो रिवेन्यू है वो मिल पाएगा. फिर उन्होंने क्या किया था, एंगेज्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मूव अराउंड अ लॉट ऑफ, सो कैलकुलेटिंग टैक्स इज़ वेरी हार्ड. ऑफकोर्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा अबाउट टैक्सेशन. Settled cultivation in those areas where water was scarce. Jhum cultivators who were forced to take up settled cultivation suffered because their fields hardly gave good yield. यानी कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. मेन तो ब्रिटिशर्स को थी, और जो है हंटर्स जो ये थे हमारे कल्टीवेटर्स थे, उनको भी क्या था कि एक जगह पे वो अगर रहेंगे तो जो फर्टिलिटी रेट ऑफ लैंड है वो कुछ टाइम के बाद डिक्रीज़ हो जाती है, और जैसे वो अगर डिक्रीज़ होगी तो उस पर क्रॉप प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है. इसके बाद है हंटर गैदरर्स थे. वो क्या करते, वो क्या कौन कौन सी उनकी ट्राइब्स थी, जैसे खोंडास ऑफ उड़ीसा एंड बागीज ऑफ सेंट्रल इंडिया. ये सारे के सारे वहाँ पे रहते थे. उसके बाद क्या है,
वे क्या करते थे, हंट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, मेडिकल पर्पज़ से भी बहुत सारी सर्ब्स वगैरह कलेक्ट करते थे, और उनको सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी करते थे, यानी कि फॉरेस्ट से जितनी भी चीज़ें उनको मिलती थी उनमें से कुछ चीज़ों को सोल्ड भी करते थे। और एक कुसुम फ्लावर्स होते थे जिनको वो क्या करते थे, डाई के लिए यूज़ करते थे। इसके बाद है कॉलोनियल रूल ने किस तरीके से ट्राइबल्स को इफ़ेक्ट किया। उन्होंने क्या किया था, उनके जो चीफ थे जिस तरीके से भी रहना चाहते थे वो रह सकते थे, जो भी कल्चर वो चाहते थे वो बना सकते थे, एक्टिविटीज़ अपनी आराम से वो कर सकते थे। बट कॉलोनियल रूल के बाद उनके जो राइट्स थे उनको बहुत लिमिटेड कर दिया था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ट्राइबल चीफ्स को उन्होंने लिमिटेड उनकी पावर बना दी थी। उसके बाद था कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को भी इफेक्ट किया था कि तुम नहीं ऐसे नहीं करोगे, एक ही जगह पे तुम्हें रहने पड़ेगा और वहीं पे अपना प्रोडक्शन वगैरह जो भी है करना वो करो। फॉरेस्ट पे भी उन्होंने, फॉरेस्ट के लिए भी कुछ लॉज बनाए थे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ में प्रॉब्लम थी कि वो एक जगह उन्होंने एक स्पेशल जो है एरिया डिसाइड कर दिया था कि आप यहाँ पे ही कर सकते हैं, और दूसरा उन्होंने यही बोला था कि ये चीज़ें तुम हमें ही सेल कर सकते हो, किसी और को सेल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, और सर्च फॉर वर्क ये भी प्रॉब्लम थी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा नहीं सकते थे, उन्हें एक लिमिटेड एरिया में रहने के लिए बोला था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो है हमारा व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उनके साथ में क्या हुआ था। तो दे वॉन्टेड टू द ट्राइबल्स टू सेटल डाउन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो क्या किया था, उन पे क्या किया था कि ईजियर वे में उनसे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, कल्टीवेशन जो है वो हो, लेकिन एक जगह पे रह के वो इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। ये सारा का सारा वही है जो हमने फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक फॉरेस्ट का लॉ भी था, ठीक है। फॉरेस्ट लॉ में क्या था, किस तरीके से था और क्या उसका इफेक्ट पड़ा। इसमें द ब्रिटिशर एक्सटेंडेड देयर ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने स्टेट की प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल क्लासीफाई कर दिया था कि फॉरेस्ट जो है, सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट विच वॉज यूज टू प्रोड्यूस टिम्बर, यानी कि जो है जितना भी उनको टिम्बर वगैरह चाहिए होता था कि यहाँ से सिर्फ ब्रिटिशर्स ले सकते, तुम लोग कुछ भी इसमें से नहीं ले सकते, ऐसे उन्होंने करा था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, लेबर करवाने लग गए थे उनसे, ठीक है, कि कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनसे लेबरिंग का काम करवाने लग गए थे कि जो टिम्बर है हम वहाँ से एज ए लेबर इनको हर्डर्स को और ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं जो, उनको बुला के और इनसे हम टिम्बर ले लेंगे और उनको कुछ रिलैक्सेशंस दे देंगे। सो इसका बाद में जो इफेक्ट हुआ वो क्या इम्पैक्ट हुआ, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, दे disobey the new rules, continue with the practices that were declared illegal. Such was the revolt of Sangam of 1906 in Assam। यानी कि अब उसमें क्या हुआ था कि उन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें एक रिवोल्ट का एग्जाम्पल है संग्राम शाह का इन 1906, कहाँ पे, आसाम में। सो अब है फॉरेस्ट लॉ के और भी कुछ हुए थे। मनी लैंडर्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, परचेजिंग न्यू रॉ गुड एंड लैंडिंग मनी, अब उन्होंने मनी लैंड करना स्टार्ट कर दिया था उनको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो एक जगह पे रहेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं, अब लेकिन प्रोडक्शन हो या ना हो उनको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो उनको टैक्स पे करना होता था और टैक्स पे करने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन वो उनके पास होते नहीं थे। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको मनी भी लैंड करना शुरू कर दिया। जो दीज ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बट ओनली ए मीगर अमाउंट रीज द प्रोड्यूसर, कि बहुत सारे उन्होंने इसके थ्रू, देखो अब एक चीज़ को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके थ्रू उनको प्रॉफिट तो होगा, कुछ बेच रहे हैं तो, लेकिन उनको जो उसके प्राइसेस हैं वो बहुत कम दिए जाते थे, तो उनका जो प्रॉफिट है ना के बहुत कम रहता था, बल्कि जो ब्रिटिशर्स से बीच में जितने भी मीडिएटर्स थे उनको मिलता था ज़्यादा। कंडीशन ऑफ पीपल हु वेंट टू टाउन फॉर वर्क वॉज नॉट ऑल्सो बेटर, दे वर पेड लो वेजेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम, बहुत ज़्यादा कम वेजेस पे उनको टाउन में काम करने के लिए बोला जाता था।
तो ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। अब और भी है कि 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे जो है इसमें रिवोल्ट भी होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। कोलाज के जो है 1831 में हुआ था, ठीक है। संथाल्स जो है उन्होंने भी किया था रिवोल्ट। और ये सारे जितने हैं, सेंट्रल इंडिया में जो हुआ था 1910 में हुआ था, 1940 में जो है महाराष्ट्र में भी एक रिवोल्ट हुआ था। तो ये सारे रिवोल्ट से ये ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से लर्न करें। इसके बाद एक बिरसा मुंडा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ये जहाँ पे रहते थे, ये मैंने इसमें सर्कल किया हुआ है, छोटा नागपुर, यानी कि जो झारखंड का जो एरिया है उसमें यहाँ पे ये रहते थे। 1895 में इनका बर्थ हुआ था, बिरसा मुंडा। और टाइम के साथ इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इसके बाद जो है इस पे ये जो है पीपल ये सोचते थे कि जो बिरसा मुंडा है वो उसके पास में मैजिकल पावर्स है, ठीक है, और वो बहुत सारी डिजीज़ जो भी है उनको भी क्योर कर सकता है। और अगर जो प्रोडक्शन होता है हमारा क्रॉप का, वो भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इसको अब जो है एक जैसे राम और रावण का जो रिलेशन है वो दिखाया गया था। जैसे दिकुश क्या होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनमें